नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आपके साथ डीके सर। दोस्तों हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कलाम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। सबसे पहले कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था आपका, इस टेस्ट सीरीज का क्या था, आपका सिलेबस था यानी पाठ्यक्रम था। इस पाठ्यक्रम का क्या करते दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। और इन एनालिसिस की बात करें दोस्तों, विश्लेषण की बात करें, किसके माध्यम से कर रहे थे हम, आपके एमसीक्यू माध्यम से। किसके माध्यम से, एमसीक्यू माध्यम से। ये एमसीक्यू उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से कलाम की लाइब्रेरी बेस के अंदर आपका रोज टेस्ट होता है ऑफलाइन स्टूडेंट का, यानी 7 दिन तक आपको इस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। उसी प्रकार इन एमसीक्यू का सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, अपना टेस्ट होता है। और ये टेस्ट कहाँ पर होता है दोस्तों, अपनी ऐप के ऊपर होता है। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों, अपने PAP बाय डीके सर। PAP बाई डीके सर। ये प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट और साथ साथ साप्ताहिक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, फिर आपका रिविजन टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, तो सारे के सारे टेस्ट आपको इसी टेस्ट की ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल होंगे दोस्तों। इस ऐप की विशेषता बता दूं मैं आपको 1 मिनट के लिए दोस्तों। इस ऐप पर क्या होता है दोस्तों, देखो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। कौन से शेड्यूल के अनुसार ये होते हैं आपके दोस्तों, कलाम जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे दोस्तों। इसके ऊपर दोस्तों फिर आपका एक साप्ताहिक टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट होता है, जो आप सभी समझदार है कौन सा टेस्ट होता है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका इसी के ऊपर क्या होंगे दोस्तों, आपका रिवीजन क्लास भी होगी इसके ऊपर, यानी रिवीजन टेस्ट भी होंगे। साथ साथ इनका वीडियो के माध्यम से विश्लेषण होता है दोस्तों। वीडियो विश्लेषण जो आप सभी देखते हो हमेशा, वीडियो एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों इनकी रिवीजन क्लास भी आपको इसी ऐप के ऊपर मिलेगी। रिवीजन क्लास भी इसी ऐप के ऊपर होने वाली है आपकी। साथ साथ बात करें दोस्तों इसी ऐप के ऊपर दोस्तों जो हम एनालिसिस करते हैं वो PDF मिलती है, प्लस इसी के ऊपर आपको नोट्स मिलेंगे। इसी के ऊपर आपको ऑथेंटिक बुक डाल दी गई दोस्तों आपकी। साथ साथ दोस्तों इसी के ऊपर आपको बुकलेट मिलने वाली है, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अनुसार है, लास्ट में रिवीजन के लिए काम आए। और इसी के साथ दोस्तों आपके नोट्स की बात करें, नोट्स तो मिलेंगे, साथ साथ आपको दोस्तों शॉर्ट नोट्स भी आपको इसी ऐप के ऊपर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। जैसे राजस्थान भूगोल की बात करें तो 100 नोट्स आपके अपलोड कर दिए गए इस ऐप के ऊपर। तो आप देखना, राजस्थान भूगोल के 100 नोट्स आपकी कलाम बुकलेट के आधार पर है, ठीक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी आपके हरिमोहन सेक्शन बुकलेट के आधार पर है, बुक के आधार पर, साथ साथ NCERT के आधार पर है। तीनों बुकों का मिश्रण करके 100 नोट्स तैयार किया गया है। और यहाँ से आपको 2025 के सारे क्वेश्चन देख लेना, वही इसी 100 नोट्स के अंदर मिलने वाले हैं। या पहले के जितने भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेना, यहाँ से आपको बाहर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसी उनके आधार पर सारा ये आपके नोट्स बनाए गए। तो एक बार देखना, आपका फ्री PDF डाली हुई है, वहाँ पर जाके देखना, नोट्स को पढ़ने के बाद देखना आपको फ्री। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये टेस्ट वगैरह सारे एक ही सिलेबस की बात करें, पूरा फर्स्ट ग्रेड, यानी टारगेट ये है कि अपना फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए। तो किसी भी टेलीग्राम पर आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, पूरा कंटेंट इसी ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप PDF की प्रिंट निकलवा सकते हो, प्रिंट निकलवा के सकते हो, जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसका डाउनलोड कर सकते हो, जब भी चाहिए तब डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, ताकि आपको बार बार कहीं ना कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो सारा कंटेंट इसी ऐप के ऊपर आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो एक बार विजिट करना, देखना, फ्री टेस्ट डाले हुए हैं वो देख के देखना। टॉपिक वाइज टेस्टों की बात करें, जो एनालिसिस करते हैं हम, यही क्वेश्चन आपके ऐप के ऊपर टेस्ट होता है पहले। तो आप सभी को पता है क्वेश्चन का स्तर क्या है, किस प्रकार क्वेश्चन आपके दिए जा रहे हैं और किस प्रकार का आपका प्रैक्टिस हो रही है। तो आप सभी को इन एनालिसिस के माध्यम से पता भी चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, वो आपकी इच्छा है, आप विजिट कीजिए, देखिए, देखने के बाद क्या विचार करते हो, आपको तैयारी क्या करनी है, सीरियस हो कि नहीं हो, वो आप पर निर्भर करता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपने शेड्यूल यानी सिलेबस की बात करते हैं। पहले माइनर टेस्ट 1 का शेड्यूल हम कर चुके हैं कंप्लीट। आपका माइनर टेस्ट 1 का पूरी जितने कंप्लीट थे वो सारे हमने कंप्लीट किए। टॉपिक वाइज टेस्ट किया, उनका एनालिसिस किया, वीडियो के माध्यम से एनालिसिस किया। सारी क्लासें आपकी यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर देख सकते हो। साथ साथ ऐप के ऊपर भी डाली गई है, जहाँ पर आपको ऐड वगैरह नहीं आते हैं, वहाँ पर आप कंटिन्यू अपनी क्लास को कंप्लीट कर सकते हो इसी ऐप के ऊपर। तो माइनर टेस्ट 1 का सिलेबस हमने कंप्लीट किया, साथ साथ आज उसका माइनर टेस्ट 1 का साप्ताहिक टेस्ट भी हो चुका है। फिर दोस्तों हमने शुरुआत कर चुके हैं माइनर टेस्ट 2 के सिलेबस का एनालिसिस करना। और ये आपका टेस्ट बात करें 8 फरवरी 2026 को होने वाला है, और बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। और अपने ऐप के ऊपर कब होगा दोस्तों, ये 10 फरवरी को ये अपने ऐप के ऊपर ये टेस्ट होने वाला है। अभी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखो भारतीय इतिहास की हम शुरुआत कर चुके थे। भारतीय इतिहास के अंदर दोस्तों आज अपना जैसे 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख नेता है, कल हमने VD सावरकर का हमने किया था, बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस कर चुके हैं। टेस्ट आपका कल हो चुका है और वीडियो विश्लेषण भी आप देख चुके होंगे। आज हम करें दोस्तों आपके रास बिहारी बोस, क्या करें दोस्तों, हम रास बिहारी बोस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। कल अपनी क्लास होगी, कुछ दोस्त बोल रहे सर पहले टॉपिक बता दिया करो ताकि हम उसी के अनुसार पढ़ें। तो दोस्तों कल आपका टेस्ट होगा आपका राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले तो इसका टेस्ट सुबह होगा, आपका सुबह आपको टेस्ट ऐप के ऊपर मिल जाएगा दोस्तों। वही बात करें रास्ता भूगोल के अंदर दोस्तों, अफवाह तंत्र का टेस्ट आपका तैयार है, वो आज होने वाला था, लेकिन ऐप के ऊपर आज भी अपडेट का इश्यू था,
उसकी वजह से आपका अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे आपके दोस्त पहले टेस्ट देंगे फिर उसका एनालिसिस करें तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है, लेकिन ऐप के ऊपर इश्यू की वजह से ये अपडेट नहीं हो पाया। कल तक आपका ये टेस्ट भी कल अपडेट हो जाता है, कल आपको सुबह और शाम दोनों टाइम आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको कल आपको अफवातंत्र भी पूरा कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि इसका भी टेस्ट आपका होने वाला है इसी ऐप के ऊपर। साथ ही बात करें आपका राष्ट्रवाद उदय ने 1858 से लेकर 1919 तक जितने 1857 क्रांति के बाद में क्या क्या परिवर्तन हुए आपकी प्रशासनिक में, ठीक है, उदारवाद के अंदर, राजनीतिक चेतना के अंदर, ठीक है, किस किस प्रकार के समाचार पत्र लॉन्च हुए, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां बाद में देखने को मिली 1857 क्रांति के बाद में, कौन कौन सी क्रांतिकारी चेतना के उजागर बने, आपकी क्रांतिकारी चेतना के आधार बने, ठीक है, कारण, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रवाद का उदय के अंदर। बहुत ही शानदार होने वाला है। कलाम बुकलेट इसका आधार होगा, यानी जो एमसीक्यू होंगे दोस्तों वो क्या होंगे दोस्तों, कलाम बुकलेट होगी। कलाम बुकलेट के अंदर जितने टॉपिक दिए हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, साथ साथ जो एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, रास बिहारी बोस के बारे में पढ़ रहे हैं, डिटेल से अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो आपके प्रमुख नेता के अंदर आपके रास बिहारी बोस एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आया। तो देखिए दोस्तों कौन सा क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम साथ साथ बताता रहूँगा। तो इसके बारे में पहला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, रास बिहारी बोस के जन्म से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यू पैटर्न के अनुसार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उनका जन्म दोस्तों 25 मई 1886 को होता, यानी रास बिहारी बोस है, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 25 मई 1886 को होता, बिल्कुल सत्य है। उनका जन्म बंगाल के वर्धमान जिले में होता, बंगाल के कौन से जिले में होता दोस्तों, वर्धमान जिले के अंदर होता, बिल्कुल राइट। उनका जन्म सोहलदा गांव में होता, किसके गांव में होता दोस्तों, सोहलदा गांव में होता, बिल्कुल राइट। सही कथनों की बात करें तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके रास बिहारी बोस की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, आपके रास बिहारी बोस की बात करते हैं। इनके नाम भी बहुत आएंगे अभी, क्योंकि उन्होंने बहुत से नाम चेंज किए थे अपने लाइफ के अंदर। रास बिहारी बोस की बात करें दोस्तों, सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था आपका, 25 मई 1886 को, 25 मई 1886 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, आपके सोहलदा गाँव में। सोहलदा गाँव की बात करें, ये सोहलदा गाँव कौन से जिले के अंदर पड़ता था दोस्तों, आपके वर्धमान जिले में, वर्धमान जिला था दोस्तों। और ये वर्धमान जिला कौन से स्टेट में पड़ता था उस टाइम, आपके बंगाल के अंदर। किसमें आता था दोस्तों, आपके बंगाल के अंदर आता था। इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था दोस्तों आपके विनोद बिहारी। क्या नाम था आपका, विनोद बिहारी। वही माताजी की नाम बात करें दोस्तों, इनकी माताजी का नाम क्या था आपका, याद करना दोस्तों, आपके भुवनेश्वरी देवी। आजकल कोर्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्रत्येक लाइन आपको याद होनी चाहिए कि रास बिहारी बोस की माताजी का नाम क्या था आपका, भुवनेश्वरी देवी था, पिताजी का नाम विनोद बिहारी था। कौन से गांव के अंदर होता दोस्तों, आपके सोहलदा गांव में होता। कौन से गांव में, सोहलदा गांव के अंदर होता। कब हुआ था आपका, 25 मई 1886 को इनका जन्म होता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला दूसरा तीसरा सही आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से रास बिहारी बोस के कार्य से संबंधित सही कथन कौन सा है। रास बिहारी बोस के कार्य से संबंधित सही कथन कौन सा है। वे रसायन विभाग में लेबोरेटरी असिस्टेंट थे, वे इतिहास विभाग के प्रोफेसर थे, वे डुप्लेक्स कॉलेज के प्राचार्य थे, वे वन विभाग के निदेशक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके वे रसायन विभाग में लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। क्या थे दोस्तों, आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके रास बिहारी बोस की शिक्षा की। रास बिहारी बोस की शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों, बोस की शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर कोर्ट का क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी दोस्तों, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो साथ साथ बनाते रहना दोस्तों। कलाम बुकलेट की एक भी लाइन नहीं छूटने वाली है, आप सभी को पता है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से होती है दोस्तों, आपके चंदन नगर से। कहाँ से होती है आपकी, चंदन नगर से इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। वहीं बात करें इनकी उच्च शिक्षा की बात करें, इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी दोस्तों, आपके डुप्लेक्स कॉलेज से। डुप्लेक्स कॉलेज से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और डुप्लेक्स कॉलेज कहाँ पर थी दोस्तों, आपके चंदन नगर के अंदर ही थी दोस्तों। कहाँ पर थी, चंदन नगर के अंदर।
अब बात करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से रास बिहारी बोस ने कार्य से संबंधित सही कथन का कौन सा है, तो वे रसायन विभाग में लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। तो सबसे पहले बात करें रसायन विभाग में थे तो कहाँ पर थे दोस्तों, आपकी देहरादून में एक स्थित थी, तो कौन सी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, कहाँ पर थी, अपने देहरादून। वर्तमान में कहाँ पड़ता है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर। ठीक है दोस्तों। इस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, रसायन विभाग था। और रसायन विभाग की बात करें, रसायन विभाग के अध्यक्ष कौन थे आपके, रसायन विभाग के अध्यक्ष थे आपके दोस्तों पूरन सिंह। कौन थे दोस्तों, पूरन सिंह थे। और इन पूरन सिंह की एक रसायन प्रयोगशाला थी दोस्तों। इन पूरन सिंह की क्या थी दोस्तों, आपकी रसायनशाला थी दोस्तों, रसायनशाला। इस रसायनशाला के अंदर दोस्तों आपके रास बिहारी बोस क्या थे दोस्तों, आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। क्या थे दोस्तों, आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। तो यहाँ पर याद करना दोस्तों कि किन की प्रयोगशाला के अंदर, किन की रसायनशाला के अंदर आपके रास बिहारी बोस लेबोरेटरी असिस्टेंट थे, तो पूरन सिंह की रसायनशाला के अंदर दोस्तों। और पूरन सिंह कौन थे दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के क्या थे दोस्तों, रसायन विभाग के क्या थे दोस्तों, आपके अध्यक्ष थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। एक बार रिविजन कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने जीवन परिचय की बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा, रास बिहारी बोस का जीवन परिचय देखा। हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि रास बिहारी बोस का जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ दोस्तों आपके 25 मई 1886 को। याद करो, रास बिहारी बोस का जन्म कब हुआ दोस्तों, 25 मई 1886 को रास बिहारी बोस का जन्म होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है दोस्तों, बंगाल के वर्धमान जिले के अंदर। किसके अंदर होता है आपका, बंगाल के वर्धमान जिले के अंदर होता है। और बंगाल के वर्धमान जिले का एक छोटा सा गांव था दोस्तों आपका, कौन सा, स्वालदा गांव। कौन सा, स्वालदा गांव के अंदर रास बिहारी बोस का जन्म होता है। किनके घर पर होता है दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था आपका विनोद बिहारी, माताजी का नाम क्या था दोस्तों आपके भुवनेश्वरी देवी। माताजी का नाम क्या था, भुवनेश्वरी देवी, और पिताजी का नाम क्या था दोस्तों आपके विनोद। फिर दोस्तों हमने बात की शिक्षा की। रास बिहारी बोस की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर होती है दोस्तों, चंद्रनगर के अंदर होती है। कहाँ पर, चंद्रनगर के अंदर प्रारंभिक शिक्षा होती है रास बिहारी बोस की। वहीं बात करें, वही चंद्रनगर के अंदर एक कॉलेज थी आपकी, कौन सी, डुप्लेक्स कॉलेज। कौन सी कॉलेज थी दोस्तों आपकी, डुप्लेक्स कॉलेज थी। उसके अंदर दोस्तों आपकी रास बिहारी बोस क्या करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। कौन सी कॉलेज के अंदर, डुप्लेक्स कॉलेज चंद्रनगर के अंदर। फिर बात करते हैं दोस्तों, रास बिहारी बोस आपके देहरादून में स्थित है, कौन सी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। देहरादून में क्या था आपकी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। उसके रसायन विज्ञान के अध्यक्ष थे पूरन सिंह। कौन थे दोस्तों आपके, रसायन विभाग के अध्यक्ष पूरन सिंह। और पूरन सिंह की एक रसायनशाला थी। पूरन सिंह की क्या थी दोस्तों, रसायनशाला थी। उसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट पद पर कार्य किया किसने, रास बिहारी बोस ने। तो ये चीज़ें अब तक हम पढ़ चुके हैं, 1 मिनट के अंदर पूरा रिविजन आपको करवा दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, रास बिहारी बोस के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब तक हमने जीवन परिचय देखा, अब हमें देखा है दोस्तों आपके राजनीतिक जीवन के बारे में। रास बिहारी बोस के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो करते हैं विचार। वे चंद्रनगर में निरालंब स्वामी से प्रभावित हुए। चंद्रनगर जहाँ पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई, यहीं पर इनकी उच्च शिक्षा प्राप्त हुई थी डुप्लेक्स कॉलेज से, वही आपका चंद्रनगर है। तो याद करना, चंद्रनगर रास बिहारी बोस को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर आपके निरावलंब स्वामी से प्रभावित हुए। यहाँ पर एक स्वामी थे, कौन, आपके निरावलंब स्वामी। यहाँ से क्या हुए दोस्तों, प्रभावित हुए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। निरावलंब स्वामी का वास्तविक नाम जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय था। जो निरावलंब स्वामी थे उनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों आपके, बताओ भाई, जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय थे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा दोस्तों आपका, रास बिहारी बोस सुहृद सम्मिलित संगठन के सदस्य बने। कौन से संगठन के सदस्य बने दोस्तों, सुहृदय सम्मिलित संगठन के अध्यक्ष बने। सही कथनों की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम राजनीतिक जीवन की बात करें, रास बिहारी बोस की बात करें तो चंद्रनगर के एक स्वामी थे। चंद्रनगर के स्वामी थे कौन, आपके निरावलंब स्वामी। कौन थे आपके, निरावलंब स्वामी थे दोस्तों। निरावलंब स्वामी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों आपके, जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय था। क्या नाम था, जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय था। इनसे प्रभावित होकर ही कौन से संगठन से जुड़े दोस्तों, सुहृदय सम्मिलित संगठन से जुड़े। कौन है, रास बिहारी बोस।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए, निम्नलिखित में से रास बिहारी बोस के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित में से रास बिहारी बोस के राजनीतिक जीवन से संबंधित सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है, यह हमें पूछा है। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रवेश अरविंद घोष के प्रभाव से किया। क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रवेश दोस्तों आपके अरविंद घोष के प्रभाव से किया। बताओ भाई, वे केवल सामाजिक संगठनों तक सीमित है? नहीं दोस्त। वे सूर्योदय सम्मिलित संगठन की स्थापना की? नहीं दोस्तों, इन्होंने सूर्योदय सम्मिलित संगठन की स्थापना नहीं की। इसमें दोस्तों क्या हुए थे दोस्तों, शामिल हुए थे। शामिल होकर क्या बने थे दोस्तों, इसके सदस्य बने थे। और ये सदस्य किससे प्रभावित होकर बने थे? सदस्य प्रभावित होकर बने थे दोस्तों आपके, प्रभावित होकर बने। किससे दोस्तों, किससे प्रभावित होते हैं आपके? अभी तो बताया आपका, नीरावल्लभ स्वामी, नीरावल्लभ स्वामी, या वास्तविक नाम पूछे इनका तो क्या नाम था दोस्तों आपके, जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। ठीक है, तो इसकी स्थापना इन्होंने की। वे नीरावल्लभ स्वामी के विरोधी थे? नहीं दोस्तों, इससे तो क्या हुए थे दोस्तों आपके, प्रभावित हुए थे। इससे तो क्या हुए थे आपके, प्रभावित हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रवेश अरविंद घोष के प्रभाव से क्या दोस्तों, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में किससे प्रभावित होकर भाग लिया? तो वो व्यक्ति थे दोस्तों आपके अरविंद घोष। कौन व्यक्ति थे वो आपके, अरविंद घोष आपके व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। शिरीष चंद्र घोष बम योजना का मूल विचार दिया। यहाँ पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। वायसराय कौन थे आपके दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग पर बम। बम योजना की बात कर रहे हैं आपका, उनकी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। देखो, शिरीष घोष बम योजना का मूल विचार दिया। जो भाई वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग थे आपके, इन पर बम योजना का मूल विचार किसने दिया दोस्तों आपके, वो शिरीष घोष ने दिया था। क्या बताओ, सही सम्मिलित पूछा है। मोतीलाल राय बम फेंकने वाला क्रांतिकारी था। बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन, मोतीलाल राय नहीं था दोस्तों आपके। कौन थे आपके, बसंत विश्वास। कौन थे दोस्तों आपके, बसंत विश्वास थे। तो ये तो गलत हो जाएगा। बसंत विश्वास ने योजना बनाई। निर्माता दोस्तों, योजना निर्माता कौन थे आपके, बसंत विश्वास नहीं थे दोस्तों, वो थे आपके रास बिहारी बोस। योजना बनाने के निर्माता कौन थे आपके, रास बिहारी बोस थे दोस्तों। और इस योजना का मूल विचार किसने दिया था, वो दिया था दोस्तों आपके शिरीष चंद्र घोष ने। और हमें ये तो पूछा सही सम्मिलित कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर एक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। लॉर्ड हार्डिंग अग्रवाल आश्रम समझे नहीं थे दोस्तों। अग्रवाल आश्रम में क्या होती है आपकी, गुप्त बैठक हुई थी। क्या होती दोस्तों, गुप्त बैठक हुई थी, और इसी में इस योजना को बनाया गया। योजना इसी आश्रम में बनाई गई, आश्रम में बनाई गई। सीधा क्वेश्चन पूछ लें कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम हत्याकांड या योजना की बात करें, ये कौन से आश्रम में बनाई गई थी दोस्तों आपके, अग्रवाल आश्रम में बनाई गई थी। अग्रवाल आश्रम के समीप बुलाई गई थी आपकी बैठक की बात करें। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर एक आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। शिरीष चंद्र घोष आपकी बम योजना का मूल विचार दिया था, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये योजना कब बनाई गई थी दोस्तों आपके, अक्टूबर 1912 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है आपका। देखो, कथन ए एवं कारण आर का पर विचार कीजिए। कथन ए दे रखा है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का निर्णय अक्टूबर 1912 के अंदर लिया गया। बिल्कुल राइट। अभी हमने देखा योजना जो बनाई गई थी आपके अग्रवाल आश्रम के समीप, तो उसके अंदर ये निर्णय लिया गया था, यानी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का निर्णय कब लिया गया था दोस्तों आपके, अक्टूबर 1912 के अंदर। कब लिया गया था आपका, अक्टूबर 1912 के अंदर लिया गया था। कारण दे रखा है दोस्तों आपके, अग्रवाल आश्रम के समीप हुई गुप्त बैठक में सभी प्रमुख क्रांतिकारी उपस्थित थे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। सभी क्रांतिकारी कहाँ पर उपस्थित हुए थे आपके, अग्रवाल आश्रम के समीप गुप्त बैठक में सभी प्रमुख क्रांतिकारी उपस्थित थे। और इसी के साथ ही उन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का निर्णय लिया। कब दोस्तों, अक्टूबर 1912 के अंदर। तो एक की व्याख्या भी कर रहा है आर,
यानी कारण है वो सही कारण है 1912 का कथन का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक से व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के नाम वायसराय पर बम फेंकने से जुड़े विवाद में आते हैं? कौन कौन से व्यक्ति थे जिनके नाम आपके वायसराय पर बम फेंकने से जुड़े विवाद में आते हैं? रासबिहारी बोस, बसंत विश्वास, जोरावर सिंह बारठ, तीनों का नाम आता है दोस्तों। सबसे बड़ा नाम आता है आपका रासबिहारी बोस, बसंत विश्वास, जोरावर सिंह बारठ। तो राइट आंसर क्या जगह आपका पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा दोस्तों। यहाँ पर नोट लगा के याद कर लें दोस्तों। बसंत विश्वास की बात करें, इन्होंने बम फेंकना स्वीकार भी किया था, गिरफ्तार हो गए थे। इन्होंने बम फेंकना स्वीकार किया गिरफ्तार होने के बाद। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एक लाइन बता देता हूँ मैं पीछे। प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे, कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे यहाँ पर याद कर लें दोस्तों। भाई यहाँ पर व्यक्ति कौन कौन उपस्थित है? यहाँ पर अवध बिहारी पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से प्रमुख नेता थे? अवध बिहारी, दीनानाथ, बाल मुकुंद, ठीक है, रास बिहारी, बसंत राव, चार हो गया ना, बसंत राव, ठीक है। ये प्रमुख व्यक्ति थे जो इस मीटिंग में उपस्थित हुए थे दोस्तों। पूछा जा सकता है नाम, तो ये याद हो जाना, ये आपका क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के नाम वायसराय पर बम फेंकने से जुड़े थे? तो रासबिहारी बोस, बसंत विश्वास, जोरावर सिंह बारठ। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चांदनी चौक बम कांड के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। बम कहाँ पर फेंका गया था दोस्तों? सबसे पहले तो आपको ये पूछा जा सकता है, चांदनी चौक पर फेंका गया था। चांदनी चौक बम कांड, और कहाँ पर है दोस्तों चांदनी चौक? दिल्ली के अंदर, ठीक है। क्या आपका किस संदर्भ निम्न खतरों पर विचार कीजिए? बम धमाका जुलूस के घंटाघर पार करने के बाद हुआ, बिल्कुल राइट। बम धमाका कब हुआ दोस्तों? जुलूस हाथी पर बैठ के उतरे थे दोस्तों, कौन? आपके वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। जुलूस के साथ रवाना हुए थे दिल्ली स्टेशन से, घंटाघर के पार करने के बाद हुआ, बिल्कुल राइट। धमाके समय वायसराय हाथी पर सवार थे, किस पर सवार थे दोस्तों? आपके हाथी पर सवार थे, बिल्कुल सत्य है। बम धमाके में छत्रधारी अंगरक्षक की मृत्यु हो गई। छत्रधारी अंगरक्षक कौन थे दोस्तों आपके? बताओ भाई, छत्रधारी अंगरक्षक कौन थे? महावीर सिंह, इनकी क्या हो गई दोस्तों? आपकी मृत्यु हो गई, बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर बात करते हैं दोस्तों आपके वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड की बात करते हैं दोस्तों। हर लैंड आपको याद कर लेना, क्योंकि प्रत्येक लैंड से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, घटना किस दिन थी? ये घटना वाली डेट बहुत बार आपके एग्जाम पूछी गई है। 23 दिसंबर 1912 की बात है। 23 दिसंबर 1912 की बात है दोस्तों। कब की बात है? 23 दिसंबर 1912 की बात है। ये डेट आपकी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बम कांड कब हुआ था? 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 23 दिसंबर 1912 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय आपके कलकत्ता से कहाँ पहुंचे थे दोस्तों? कलकत्ता से दिल्ली पहुंचे। कलकत्ता से दिल्ली किस में आए थे दोस्तों? आपके ट्रेन में। किस में सवार होकर आए थे दोस्तों? आपके ट्रेन में सवार होकर आए थे, ठीक है। दिल्ली पहुंचने के बाद दोस्तों किस पर सवार हुए दोस्तों? आपके दिल्ली में हाथी पर सवार हुए। दिल्ली स्टेशन से हाथी पर सवार हुए। किस पर सवार हुए दोस्तों? आपके हाथी पर सवार हुए। और क्या निकाला दोस्तों? आपके जुलूस निकाला। जुलूस तो निकाला दोस्तों। हाथी के ऊपर बात करें दोस्तों, हाथी के साथ बलराम राज्य का जमींदार था दोस्तों, आपके छत्र लिए बैठा था। बलराम राज्य का ठाकुर, राज्य का जमींदार था दोस्तों। कौन था आपका जमींदार? कौन थे आपके? महावीर सिंह। महावीर सिंह क्या धारण किए हुए थे दोस्तों? आपके छत्र धारण किए हुए थे, छत्रधारी बने हुए थे। कौन? महावीर सिंह। कौन से राज्य के जमींदार थे दोस्तों? आपके बलराम राज्य के जमींदार थे।
कौन से राज्य के जमींदार थे आपके? बलराम राज्य के जमींदार थे। कौन? आपके छत्रधारी महावीर सिंह। जुलूस की बात करें दोस्तों, फिर ये जुलूस निकलता हुआ आपके कहाँ पर पूछा? चांदनी चौक पूछा। कहाँ पर पूछा दोस्तों? आपके चांदनी चौक पूछा। चांदनी चौक में घंटाघर के आगे बढ़कर पंजाब नेशनल बैंक के भवन के सामने पहुंचा। चांदनी चौक से बढ़ने के बाद घंटाघर के पास पहुंचने आगे पंजाब नेशनल बैंक भवन के सामने पहुंचा तो जोरदार धमाका होता है। क्या होता है दोस्तों? जोरदार धमाका होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, लाइन को समझिए, धमाका जुलूस के घंटाघर पार करने के बाद हुआ। बिल्कुल राइट। देखो लाइन ने देखो किस प्रकार से पूछी गई, 2025 के पैटर्न को समझ लेना। घंटाघर को पार करने के बाद, बिल्कुल राइट। पार करने के बाद क्या है दोस्तों? आपके पंजाब नेशनल बैंक आता है। क्या आता है आपका? पंजाब नेशनल बैंक के सामने। कहाँ पर होता है धमाका? पंजाब नेशनल बैंक के सामने धमाका होता है। इस धमाके के समय वायसराय हाथी पर सवार थे। लॉर्ड हार्डिंग किस पर सवार थे? हाथी पर सवार थे। दिल्ली स्टेशन से हाथी पर सवार होकर आए थे जुलूस निकालते हुए। बम धमाके में छत्रधारी अंगरक्षक की मृत्यु हो गई। किसकी? महावीर सिंह की। जो आपके दिल्ली स्टेशन से बैठे गए थे, इनकी मृत्यु लिखी हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु लिखी हुई थी। यह पूरा मामला था दोस्तों। क्रम पूछा जा सकता है यहाँ से, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन सा दिन था, कहाँ से आए थे वायसराय, ठीक है, हाथी पर कहाँ से सवार हुए, ठीक है, और इसके बाद में इनके अंगरक्षक छत्रधारी कौन बने? बलराम राज्य के जमींदार थे महावीर सिंह। जुलूस कहाँ से निकलता हुआ? चांदनी चौक से निकलता हुआ घंटाघर पार करने के बाद जोरदार धमाका होता है। उस समय वायसराय हाथी पर थे। उसी समय छत्रधारी अंगरक्षक की महावीर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सभी कथन सही है आपके। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, रास बिहारी बोस द्वारा सत्यवती के साथ रहने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताओ भाई, रास बिहारी बोस का द्वारा सत्यवती के साथ रहने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। पुलिस की निगरानी से बचना, सामाजिक सुविधा प्राप्त करना, आर्थिक सहायता लेना, संगठन विस्तार करना। दोस्तों तो प्रमुख उद्देश्य क्या था आपका? पुलिस की निगरानी से बचना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बम कांड के बाद में दोस्तों, इस बम कांड के बाद में रास बिहारी बोस पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए कहाँ पर चले गए दोस्तों? लाहौर चले गए। बम कांड के बाद की बात करें, बाद की घटना की बात करें, तो यहाँ पर बाद की घटना की बात करें दोस्तों, रास बिहारी बोस के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? रास बिहारी बोस पढ़ रहे हैं। तो इनके बारे में जानेंगे। रास बिहारी बोस कहाँ पहुँचे? लाहौर चले गए। लाहौर चले गए। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम कांड के बाद में रास बिहारी बोस कहाँ पर चले गए दोस्तों? आपके लाहौर चले गए। ठीक है, और लाहौर चले गए। लाहौर में किस नाम से रहा? यानी नाम की बात करें, इनका नाम क्या था दोस्तों? नाम था दोस्तों इनका फकीर चंद। फकीर चंद नाम रखा। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम कांड के बाद रास बिहारी बोस लाहौर जाने के बाद अपना नाम क्या रखा दोस्तों? फकीर चंद नाम रखा। और एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है शायद तक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। फकीर चंद नाम रखने के साथ इनके प्रमुख क्रांतिकारी थे। प्रमुख क्रांतिकारी थे आपके, कौन थे दोस्तों? राम शरण दास। राम शरण दास प्रमुख क्रांतिकारी थे। कहाँ के थे दोस्तों? आपके पटियाला के। पटियाला के प्रमुख क्रांतिकारी थे कौन? राम शरण दास। इनकी पत्नी थी दोस्तों, इनकी पत्नी कौन थी आपकी? सत्यवती। और इस सत्यवती के साथ कौन रहने लगे दोस्तों? फकीर चंद नाम से रास बिहारी बोस रहने लगे। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रास बिहारी बोस हार्डिंग बम हत्याकांड के बाद फकीर चंद के नाम से, या यह सब पूछा जा सकता है बम हत्याकांड यानी लॉर्ड हार्डिंग पर बम हत्याकांड के बाद लाहौर चले जाने के बाद पटियाला के प्रमुख क्रांतिकारी राम शरण दास की पत्नी सत्यवती के साथ रास बिहारी बोस किस नाम से रहने लगे? तो रहने लगे थे दोस्तों आपके फकीर चंद के नाम से। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखिए, लिबर्टी विज्ञप्ति पत्र की प्रकाशन में संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी लिबर्टी विज्ञप्ति पत्र के प्रकाशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो भाई करते हैं भाई कथनों पर विचार। लिबर्टी पत्र मई 1913 में प्रकाशित हुई। कब हुए थे दोस्तों? आपके मई 1913 में प्रकाशित हुई। सही बात है क्या?
बिल्कुल सत्य बात। स्रोत की बात करें, स्रोत कहाँ से लिए गए दोस्तों आपके, शंकर राय सक्सेना की पुस्तक है महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, वहाँ से स्रोत लिया गया। लिख देता हूँ ये स्रोत कहाँ से ले गया। एक पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक का नाम क्या है आपका, पुस्तक का नाम आपके महान क्रांतिकारी, ये पुस्तक भी याद कर लेना, महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। और दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन थे, इस पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक थे आपके शंकर राय सक्सेना, शंकर साय सक्सेना। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रास बिहारी बोस के बारे में, महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो शंकर साय सक्सेना के द्वारा लिखी गई थी। तो ये पुस्तक भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमें समझ लेना कि इस पुस्तक की स्रोत ले गए तो ये पुस्तक नहीं पूछी जा सकती, पुस्तक भी आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। लिबर्टी पत्र मई 1913 में प्रकाशित किया गया था, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। इनकी भाषा क्या थी, लिबर्टी पत्र की अंग्रेजी भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा के अंदर दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखे गए थे, बिल्कुल राइट। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाना था, यानी जो लिबर्टी पत्र थे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष का प्रचार प्रसार करने के लिए उद्देश्य से बात करें, नाम रहित अंग्रेजी भाषा में 1913 में लिबर्टी विज्ञप्ति पत्र प्रकाशित की गई, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात। सही कथनों का चयन कीजिए, तो पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कथन ए दे रखा है और कारण आर दे रखा है, पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस को चंद्रनगर छोड़ना पड़ा, बिल्कुल रास बिहारी बोस को चंद्रनगर छोड़ना पड़ा, जहाँ पर इनका प्रारंभिक शिक्षा हुई, उच्च शिक्षा प्राप्त हुई। चंद्रनगर इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया आपको, चंद्रनगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में चंद्रनगर से क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। रास बिहारी बोस को चंद्रनगर छोड़ना पड़ा, कारण क्या था, फ्रांसीसी सरकार ने उनके विरुद्ध निर्वासन आदेश जारी किया, उनके विरुद्ध क्या किया दोस्तों, आपके निर्वासन आदेश जारी किया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात। सही विकल्प का चयन कीजिए, तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सत्य बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लाहौर की बात, लाहौर के बाद नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। लाहौर के बाद रास बिहारी बोस चंद्रनगर चले गए, चंद्रनगर चले गए। और इस चंद्रनगर में दोस्तों इनकी व्यवस्था किसने की थी, इसी चंद्रनगर के अंदर दोस्तों आपके श्री चंद्र घोष ने उनकी चौकसी का प्रबंधन किया। ये याद कर लेना कौन कौन ने इनकी रक्षा की थी। पहले कौन आए थे, जैसे पटियाला के क्रांतिकारी आए थे, उनकी पत्नी के साथ रहे थे। फिर चंद्रनगर के अंदर दोस्तों इनका साथ दिया था आपका श्री चंद्र घोष ने उनकी चौकसी का प्रबंधन किया, चौकसी का प्रबंधन किया। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि लाहौर के बाद रास बिहारी बोस जब आपके चंद्रनगर पूछे, तो उस चंद्रनगर के अंदर उनकी रहने यानी चौकसी का प्रबंधन किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था दोस्तों आपके श्री चंद्र घोष के द्वारा। किसके द्वारा, श्री चंद्र घोष के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर एक की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सशस्त्र क्रांति 1915 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि सशस्त्र क्रांति कब हुई थी दोस्तों, 1915 के अंदर, यानी विचार कब आया था सशस्त्र क्रांति का, 1915 के अंदर आया था। और इसके जनक कौन थे, मतलब एक प्रतिपादक यानी विचारक कौन थे इसके, रास बिहारी बोस। इस क्रांति की योजना रास बिहारी बोस ने गदर दल के लाला हरदयाल के साथ मिलकर बनाई, बिल्कुल राइट। ये भी याद कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लाला हरदयाल किस पार्टी से संबंधित थे, लाला हरदयाल किस पार्टी से संबंधित थे दोस्तों, आपके गदर दल से संबंधित थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों सशस्त्र क्रांति 1915 की जो योजना है रास बिहारी बोस ने गदर दल के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल के साथ मिलकर बनाई गई थी। तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। वही बात करें दोस्तों, पंजाब को इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनाया गया, बिल्कुल, यानी गदर
बात करें गदर दल का प्रमुख केंद्र भी क्या था दोस्तों, आपके पंजाब था। तो यहाँ पर ये दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। जो गदर दल का प्रमुख केंद्र कौन सा था आपका, प्रमुख केंद्र था आपका पंजाब। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ याद करना, पंजाब को इस आंदोलन का यानी सशस्त्र क्रांति का प्रमुख केंद्र बनाया गया नहीं। प्रमुख केंद्र किसको बनाया गया दोस्तों, लाहौर को। किसको बनाया गया था, आपके लाहौर को प्रमुख केंद्र बनाया गया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों लाहौर को प्रमुख केंद्र बनाया गया, और यहाँ पर लाहौर को केंद्र बनाने के बाद इसका नेतृत्व किसको सौंपा गया, तो नेतृत्व सौंपा गया था दोस्तों एक व्यक्ति तो आपके विष्णु गणेश पिंगले। एक तो थे आपके विष्णु गणेश पिंगले, और दूसरे व्यक्ति कौन थे आपके, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस थे दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सशस्त्र क्रांति का जो प्रमुख केंद्र आपका लाहौर बनाया गया था, और उसके अंदर प्रमुख नेता यानी नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, विष्णु गणेश पिंगले और रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, यानी नेतृत्व सौंपा गया था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योजना के अनुसार क्रांति अलग अलग तिथियों पर आरंभ होनी थी। योजना के अनुसार क्रांति अलग अलग तिथियों पर आरंभ होनी थी, नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, यानी एक ही साथ, एक साथ होनी थी लिख रहा हूं देखो दोस्तों। मतलब कब होनी थी दोस्तों, आपकी 21 फरवरी 1915 को डेट रखी थी इन्होंने, 21 फरवरी 1915 को। क्या रखी थी दोस्तों, 21 फरवरी 1915 को इन्होंने डेट रखी थी। सीधा क्वेश्चन आपका बना पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। और इसी दिन दोस्तों आपकी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति का श्री गणेश करना था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति का श्री गणेश करना था। अब देखो ये चीज़ें आपको, जैसे उदय वाला आपका 19 से आपको 1858 से लेकर 1919 का जो उदय दे रखा है ना आपका राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ पर आपको सशस्त्र क्रांति भी देखने को मिलेगी। ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी हम पूरा पढ़ेंगे ना 1858 से लेकर आपको देखो, आपको वहाँ पर जो 1915 वाला ये सशस्त्र क्रांति भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां भी आपका टॉपिक दे रखा है भारतीय इतिहास के अंदर। दूसरा टॉपिक देखना माइनर टेस्ट 2 के अंदर, तो वो ये चीज़ें सारी आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें मैं इसलिए थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि हम 2 बार पढ़ लेंगे, 2 बार अपना रिवीजन हो जाएगा। वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ेंगे, और वहाँ पर बात करें उदय के अंदर भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों पहला तो आपका सही है, केवल एक ही सही। अच्छा, इसमें कोट गलत दे रहा है यहाँ पर दोस्तों, असत्य कथनों का चयन करना था। सही की जगह क्या लिखना है दोस्तों, असत्य कथन लिखना। असत्य कथनों का चयन कीजिए। असत्य कथनों की बात करें, दूसरा और तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों विश्वासघात किसने कहता है, यहाँ पर बताओ भाई, कृपाल सिंह ने। विश्वासघात किसके द्वारा किया गया था, कृपाल सिंह के कारण, और इसी की वजह से क्रांति नहीं हो पाई, प्लान का प्लान ही रह गया। सशस्त्र क्रांति 1915 का दरी की दरी रह गई। ठीक है, जितनी तैयारियां की थी उतनी तैयारियां कर दी, उसी समय पुलिस ने धाबा बोल दिया, और यहाँ पर दोस्तों रास बिहारी बोस तो बच निकले, लेकिन दोस्तों आपकी विष्णु गणेश पिंगले पकड़े गए। ये तो निकल गए अपने शहर, तो रास बिहारी बोस तो निकल गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सशस्त्र क्रांति 1915 की विफलता के से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था, कृपाल सिंह द्वारा सूचना देना। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी याद करना, कितना दर्द किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी आ सकता है कृपाल सिंह द्वारा सूचना देना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कृपाल सिंह की सूचना देने के बाद आपके विष्णु गणेश पिंगले थे दोस्तों, वो पकड़े गए थे। रास बिहारी बोस आपके बच के निकल गए। आप जापान जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, रास बिहारी बोस की जापान यात्रा के संदर्भ में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन पर विचार करने से पहले बात करते दोस्तों, देखो सबसे पहले रास बिहारी बोस की बात करते हैं। दिल्ली
दिल्ली से कहाँ पहुँचे दोस्तों? लाहौर। लाहौर से कहाँ पहुँचे दोस्तों? आपके चंद्रनगर, फ्रांस। ठीक है, लाहौर में इन्होंने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। वापस आ गए चंद्रनगर से लाहौर 1915 में, सशस्त्र क्रांति की योजना। कालानुक्रम का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, वर्तमान पैटर्न में। और ये क्या हो गई दोस्तों? विफल हो गई। ये विफल हो गई, तो विफल होने के बाद दोस्तों कहाँ पर निकले? जापान यात्रा के ऊपर निकले। कौन है? रासबिहारी बोस। चलो करते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन। सशस्त्र विप्लव की असफलता के बाद उन्होंने जापान जाने का निश्चय किया। बिल्कुल राइट। कब था दोस्तों? 1915 में योजना बनाई थी। असफलता कैसे हुई दोस्तों? कृपाल सिंह द्वारा सूचना देने पर। कृपाल सिंह द्वारा सूचना देने पर। देखो बार बार हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चनों का, तभी हमारी याद होगी। और जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे थ्योरी याद भी नहीं होगी दोस्तों। या आप भी समझते हो इन चीज़ों को? फर्स्ट क्लियर की तैयारी करने वाला दोस्त इन चीज़ों को समझता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। सशस्त्र विद्रोह की असफलता की बात करें, यानी कृपाल सिंह सूचना देती थी, तो ये असफल होना था। और ये सशस्त्र विद्रोह यानी विप्लव की बात करें, इसकी योजना कब थी? 1915, यानी 21 फरवरी को ये योजना बनानी थी। कब बनाई थी दोस्तों? 21 फरवरी को ये योजना बनाई थी। फिर से याद कर लीजिए। यह निर्णय मोतीलाल राय की सलाह पर लिया गया। ये निर्णय किसने दिया था दोस्तों? आपके मोतीलाल राय ने सलाह पर जापान जाने का निश्चय किया। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति कौन था जिसकी सलाह पर रासबिहारी बोस से सशस्त्र विप्लव की असफलता के बाद जापान जाने का निश्चय किया? तो वो थे दोस्तों आपके मोतीलाल राय। कौन थे आपके? मोतीलाल राय थे दोस्तों। जापान का उद्देश्य केवल सामाजिक व्यापारिक था? नहीं दोस्तों। जापान यात्रा का उद्देश्य केवल व्यापारिक था? नहीं दोस्तों, केवल व्यापारिक उद्देश्य नहीं था। सही कथनों की बात करें तो पहला और दूसरा आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखिए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में हमें असत्य कथन का हमें चयन करना है। बोस ने कहा कि वे गुरुदेव के भविष्य की जापान यात्रा का प्रबंधन कर रहे हैं। बिल्कुल राइट। जब वो जापान पहुंचे तो जापान सरकार द्वारा पूछा गया कि वो जापान क्यों आए, तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव की भविष्य की जापान यात्रा का प्रबंधन करने के लिए आए। तो गुरुदेव किसको मानते थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने बुलाया। रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ आ रहे हैं? जापान आ रहे हैं, तो उनके यात्रा का प्रबंधन करने के लिए मुझे भेजा गया। ठीक है, जापान की बात करें, जापान यात्रा की बात करें, तो जापान यात्रा तो की है इन्होंने। जापान की बात करें दोस्तों, जापान किस नाम से पहुंचे दोस्तों? पीएन टैगोर के नाम से पूछे, नाम से गए। तो याद कर लेना नोट लगा के, क्योंकि ये नाम पूछे गए। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। देखो फकीर चंद कहाँ पर रखा, ठीक है, पीएन टैगोर कहाँ पर रखा? तो रासबिहारी बोस ने पीएन टैगोर नाम से कहाँ पर गए थे दोस्तों? जापान गए थे। कहाँ पर गए थे आपके? जापान गए थे दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। बोस का जापान में परिचय भगवान सिंह से हुआ। बोस जापान पहुंचे तो उनका परिचय किससे हुआ दोस्तों? किससे हुआ दोस्तों? आपके भगवान सिंह से हुआ दोस्तों। और भगवान सिंह कौन थे? भगवान सिंह कौन थे दोस्तों? बताओ भाई। कन्नाडा के गदर दल के नेता थे। कन्नाडा के गदर दल के नेता। चीज़ें याद होनी चाहिए उनके बारे में। जो जो व्यक्ति उनसे जुड़ा है, तो उनसे जुड़े हुए चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि वो किससे जुड़े हुए थे। तो भगवान सिंह थे दोस्तों आपके कन्नाडा के गदर दल के नेता थे। उनका परिचय कहाँ पर हुआ दोस्तों? जापान के अंदर। किससे हुआ? रासबिहारी बोस से हुआ। बिल्कुल सत्य बात है। भगवान सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे? नहीं दोस्तों। देखो क्वेश्चन आया ना, ये तो क्वेश्चन पूछा है सत्य कथन। देखो आ गया। तो भगवान सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे? नहीं दोस्तों, वो कन्नाडा के गदर दल के नेता थे। क्या थे दोस्तों? कन्नाडा के गदर दल के नेता थे। तीसरा गलत हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने जापान में उनकी मुलाकात हुई। बिल्कुल राइट। लाला लाजपत राय जापान पहुंचे तो रासबिहारी बोस से उनकी मुलाकात हुई। बिल्कुल सत्य बात। तो हमें असत्य कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि भगवान सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नहीं थे, गदर दल के नेता थे। और गदर दल के नेता भी कहाँ के थे दोस्तों? कन्नाडा के। कहाँ के थे? कन्नाडा के थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों नोट लगा के याद कर लेना। देखो जापान यात्रा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जापान यात्रा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो नाम, किस नाम से जापान गए?
तो वो गए थे दोस्तों आपके PN टैगोर के नाम से। टैगोर के नाम से इसलिए गया था कि जापान सरकार वहाँ पर पूछी तो उन्होंने बोला रविंद्रनाथ टैगोर जी है वो भविष्य में जापान यात्रा आ रहे हैं, तो उनकी यात्रा का प्रबंधन करने के लिए वो आए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि रवाना कब हुए थे दोस्तों, ये रवाना हुए थे दोस्तों आपके 12 मई 1915 को, 12 मई 1915 को रवाना हुए। ठीक है, कौन से जहाज से दोस्तों, सानुकी मारू जहाज से। जहाज थी आपकी सानुकी मारू, पूछा जाएगा। जैसे वीडी सावरकर की जहाज का नाम पूछा जाता है ना, कि उनकी जब फ्रांस तट पर पहुंच गए थे वो कूद के मारियाना किस घाट से सॉरी जहाज से आए थे, वो आपके मारियाना घाट से सॉरी जहाज से लेके आए थे उनको, कहाँ से, ब्रिटेन से। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो आपकी सानुकी मारू जो जहाज है यहाँ से गए थे, तो कौन दोस्त आपकी, रास बिहारी बोस कहाँ पर है, जापान। कब रवाना हुए, 12 मई 1915 को ये रवाना हुए। तो कब पूछे दोस्तों आपकी, ये पहुंचे थे आपकी 5 जून 1915 को। पहुंचे कब दोस्तों, 5 जून 1915 को पहुंचे दोस्त। कहाँ पर पहुंचे थे, 5 जून 1915 को कोवे शहर जापान, कोवे शहर जापान के अंदर पूछे थे दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 जून 1915 को रास बिहारी बोस जापान के कौन से शहर में पूछे थे, वो पूछे थे दोस्तों आपके कोवे शहर जापान में। कौन से जहाज से रास बिहारी बोस जापान की यात्रा पर निकले थे, सानुकी मारू जहाज से। कौन से जहाज से, सानुकी मारू जहाज से निकले थे। कब, 12 मई 1915 को। किस नाम से, PN टैगोर के नाम से। जापान जाने के बाद उनकी मुलाकात किससे हुई दोस्तों, कर्नाटक के गदर दल के नेता भगवान सिंह से उनका परिचय हुआ दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। वही कर्नाटक की बात करें, पहचान छुपाने के लिए सबको बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर के सचिव है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या बन के गए, सचिव बन के गए थे दोस्तों, बन के गए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के रूप में काम आ सकते हैं, चीज़ें याद होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। कथन पूछा जा सकता है आपका, कूट आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ब्रिटेन वालों को पता चल गया, ठीक है, ब्रिटेन सरकार को पता चल गया कि रास बिहारी कहाँ पर पहुंच गए, जापान पहुंच गए। तो कथन एक कारण आर भी दे रखा है, जापान सरकार ने रास बिहारी बोस के विरुद्ध निष्कासन वारंट जारी किया। बिल्कुल राइट। किसके दबाव में, ब्रिटिश सरकार ने जापान पर दबाव डाला था, तो बिल्कुल राइट। यानी कारण भी सही है, ब्रिटिश सरकार ने जापान पर दबाव डाला कि वो रास बिहारी बोस को जापान से निकाले, निष्कासित करे। तो ये वारंट जारी किया किसने, जापान सरकार ने। तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर इस की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर बात करते हैं दोस्तों, ये वारंट निकाला तो ये जापान के नेता थे, जापान के सर्वोच्च समुराई नेता, समुराई राजनेता की बात करते हैं। कौन थे दोस्तों आपके, तोयामा। कौन थे दोस्तों आपके, तोयामा। इन तोयामा ने किसकी मदद की दोस्तों, इन्होंने मदद की रास बिहारी बोस। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रास बिहारी बोस की जापान में जब निष्कासन वारंट निकाला गया था तब किसने मदद की थी, वो की थी दोस्तों आपके समुराई राजनेता तोयामा। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसी के दबाव में सरकार ने 4 माह बाद निष्कासन वापस ले लिया। इन्हीं के कारण सरकार ने 4 माह बाद निष्कासन वापस ले लिया। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। तो खतन और कारण दोनों सत्य है और आर सही की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जापान की नागरिकता प्राप्त करने के लिए रास बिहारी बोस ने क्या किया। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है वैसे। देखिए, जापान की नागरिकता प्राप्त करने के लिए रास बिहारी बोस ने क्या किया, तोशी को सोमा से विवाह किया। किसी से विवाह किया दोस्तों आपके, तोशी को सोमा से विवाह किया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापानी लड़की थी आपकी तोशिको सोमा, यहाँ से विवाह किया। रास बिहारी बोस के तोशिको सोमा की 2 संतान, एक पुत्र एक पुत्री थी। इनसे क्या हुई दोस्तों, पुत्र 1 और वह पुत्री भी कितनी हुई, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नागासाकी एशियाई प्रतिनिधित्व की सभा, यहाँ पर एशिया मुक्ति की बात करते हैं। यहाँ पर नागासाकी एशिया प्रतिनिधियों की सभा की गई नागासाकी के अंदर, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, युग्म
टोक्यो विला ए एशियन छात्रावास खोला इन्होंने। टोक्यो के अंदर क्या खोला दोस्तों? विला एशियन छात्रावास खोला दोस्तों। कब? 1933 की बात है। ये पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। 1933 के अंदर टोक्यो के अंदर दोस्तों आपके रास बिहारी बोस ने विला एशियन छात्रावास की स्थापना की। ठीक है। भारतीय जापानी मैत्री संघ, जापानी मित्रों के सहयोग से, बिल्कुल राइट। रास बिहारी बोस ने जापानी मित्रों के साथ सहयोग से किसकी स्थापना की दोस्तों? भारत जापानी मैत्री संघ की स्थापना की। कोरिया की बात करें, रास बिहारी बोस ने कोरिया यात्रा भी की इसी के दौरान, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। कोरिया यात्रा की, वे यूरोप से एशिया की मुक्ति के समर्थक थे। कोरिया वाले क्या थे? यूरोप की एशिया की मुक्ति के समर्थक थे। सही युग्म की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चारों दोस्तों सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य रास बिहारी बोस की गतिविधियों से असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य रास बिहारी बोस की गतिविधियों से असंगत है? ऐसे छात्रों के लिए उन्होंने छात्रावास की स्थापना की, बिल्कुल राइट। विला एशियन, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत जापान मैत्री संघ को बढ़ावा दिया इन्होंने, बिल्कुल सत्य बात है। यूरोपीय साम्राज्यवाद का समर्थन किया? नहीं दोस्तों, विरोध किया था इसका। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य खत्म हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ऐसे एकता का प्रचार किया था इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने एक समाचार पत्र की बात कर लेते हैं जिसमें काम किया, और समाचार पत्र का नाम क्या था दोस्तों? एशियन रिव्यू। एशियन रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य रास बिहारी बोस के साहित्यिक योगदान से संबंधित है? तो उन्होंने जापान और जापानीज पत्रिका में लेखन किया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों आपकी, इनकी पत्रिका थी कौन सी? आपकी न्यू एशिया। और इसके ऊपर दोस्तों भारत में रोक थी। भारत में क्या थी? रोक थी। ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। और इसी बात करें, इसी पत्रिका के माध्यम से वो ब्रिटिश नीति की आलोचना करते थे। ब्रिटिश नीति की आलोचना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। न्यू एशिया पत्रिका के संबंध में कथन विचार कीजिए। रास बिहारी बोस इस पत्रिका के संपादक थे, बिल्कुल राइट। इस पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आलोचना की जाती थी, बिल्कुल राइट। ब्रिटिश सरकार ने इस पत्रिका पर भारत पर प्रतिबंध लगा दिया, बिल्कुल सत्य। पहला, दूसरा, तीसरा सभी सत्य। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो में अखिल एशियाई तरुण संघ के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यू टोक्यो के अंदर दोस्तों आपके अखिल एशियाई तरुण संघ के गठन का क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एशियाई लोगों के हितों की रक्षा करना। ब्रिटिश प्रशासन का समर्थन तो था ही नहीं, यूरोपीय शासन की नीतियों का प्रचार करना भी नहीं था, जापानी सेना में भर्ती भी नहीं था, तो एशियाई लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अखिल एशियाई तरुण संघ की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस ने जापानी प्रधान सेनापति के साथ की गई संधि के अनुसार भारतीय क्षेत्रों के लोग मित्र राष्ट्रों के साथ नागरिकों को समान व्यवहार करेंगे, भारतीय क्षेत्रों के लोग दुर्व्यवहार के अधीन होंगे, नहीं दोस्तों। जापानी सैनिकों को भारत में कोई अधिकार नहीं होगा, नहीं दोस्तों, ये संधि में नहीं थी। ब्रिटिश नागरिकों को सहयोगी मानकर सम्मान मिलेगा, नहीं दोस्तों। भारतीय क्षेत्रों के लोग मित्र राष्ट्रों के साथ नागरिकों के समान व्यवहार करेंगे, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर, भारतीय क्षेत्र के लोग मित्र राष्ट्रों के नागरिकों के समान व्यवहार करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय क्षेत्र जो जापान के नियंत्रण में आ गए, जब विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत जापान पर किस पर अटैक कर रहा था? भारत पर अटैक कर रहा था। जो भारत जापान के नियंत्रण में आ गए थे, तो उनके लोगों के साथ मित्र राष्ट्रों के नागरिकों के समान ही व्यवहार किया जाएगा, और ये ना कि शत्रु के देश के नागरिक मानकर दुर्व्यवहार किया जाएगा। रास बिहारी बोस ने कहा था दोस्तों, ये संधि की थी जापान के साथ, बहुत बड़ी संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मुख्यालय सिंगापुर में था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मुख्यालय कहाँ पर था दोस्तों? सिंगापुर के अंदर था। रास बिहारी बोस को लीग का नेता स्वीकार किया गया। सम्मेलन में केवल भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित थे, नहीं दोस्तों। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मुख्यालय कहाँ पर था दोस्तों? सिंगापुर के अंदर था, बिल्कुल सत्य है। फुजिहारा ने लीग के गठन का सुझाव दिया, बिल्कुल राइट। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का जो सुझाव है उसका किसने दिया था दोस्तों? आपके फुजिहारा ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें केवल भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित है, नहीं दोस्तों।
इसमें भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। इसमें 370 तो आपके जापानी राजनीतिक थे, जापानी राजनीतिज्ञ, ठीक है। 22 भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधि, 800 से अधिक अन्य जापानी लोग थे, अन्य जापानी लोग, याद करना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ये सम्मेलन हुआ था दोस्तों, और इस सम्मेलन के अंदर दोस्तों आपकी कब होता है, 20 मार्च 1942 को ये सम्मेलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुनिए। रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, फुजियारा लीग के गठन का सुझाव दिया। प्रीतम सिंह जापानी सेनापति थे। प्रीतम सिंह कौन थे आपके दोस्तों, जापानी सेनापति थे। सिंगापुर लीग का मुख्यालय, तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, हमें क्या पूछा, असंगत युग्म पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। तो सिंगापुर बात करिए आपकी लीग का मुख्यालय था, बिल्कुल सत्य है। फुजियारा ने दोस्तों लीग के गठन का सुझाव दिया। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। प्रीतम सिंह जापानी सेनापति नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका संगत हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के गठन में 18 भारतीय प्रतिनिधि शामिल थे, बिल्कुल। दूसरी बैठक हुई थी आपके दोस्तों, बैठक कब होती है, जब इस लीग की स्थापना होती है। बैठक होती है दोस्तों आपकी 28-29 मार्च 1942 को ये बैठक होती है। सम्मेलन में रास बिहारी बोस को लेकर नेता स्वीकार किया गया। दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं करता है दोस्तों, आर्य की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के गठन में 18 भारतीय प्रतिनिधि शामिल थे। 28 से 29 मार्च 1942 को इस बैठक हुई थी। इसी के साथ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस को नेता स्वीकार किया गया। सत्य बात है, लेकिन कारण नहीं बता रहा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की क्या कारण था, यानी किस कारण से स्थापना हुई थी। व्याख्या सही नहीं कर रहा है, बातें तो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जून 1942 में प्रथम बैंकॉक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, वो की थी दोस्तों रास बिहारी बोस ने। जून 1942 में हुई प्रथम बैंकॉक सम्मेलन का आयोजन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में होता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बैंकॉक के सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में क्या मुख्य बात की। उन्होंने कहा, मुख्य बात क्या थी, हमारा एक अविभाज्य भारत है, इंग्लैंड शत्रु है और लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, बार बार आपके एग्जाम पूछ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने क्या घोषणा की। जापान के प्रधानमंत्री थे कौन, आपके तोजो। इन्होंने क्या घोषणा की दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता देंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को रोकेंगे नहीं। आज़ाद हिंद सेना को नष्ट करेंगे नहीं दोस्तों। भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन करेंगे नहीं दोस्तों, ब्रिटिश शासन का समर्थन नहीं करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता देंगे। किसने कहा था, आपके जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने घोषणा की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी बुलेट ट्रेन दे रहे हैं 2 फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की औपचारिक घोषणा हुई थी दोस्तों 1 सितंबर 1942 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी आज़ाद हिंद फौज का सेनापति किसको बनाया गया था दोस्तों, आपके सेनापति किसको बनाया गया था आपका, वो बनाया गया था दोस्तों आपकी कैप्टन मोहन सिंह को। कैप्टन मोहन सिंह को इस आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बनाया गया था। और दोस्तों आपके चिकित्सा विभाग अध्यक्ष किसको बनाया गया था, चिकित्सा विभाग अध्यक्ष वो बनाया गया था दोस्तों आपके AC चटर्जी। AC चटर्जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की औपचारिक स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 सितंबर 1942 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज को बिखरने के मुख्य कारण क्या था। रास बिहारी बोस और मोहन सिंह के मध्य मतभेद प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों, इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों आपका पुस्तक है अपनी शंकर साई सक्सेना की।
अभी पीछे पुस्तक का नाम था आपका महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस का नाम इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रधान के रूप में प्रस्तावित किया, बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आ गए, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले 29 दिसंबर 1942 को मोहन सिंह की गिरफ्तारी के साथ आज़ाद हिंद फौज समाप्त हो गई। पुनर्गठन करते हैं आपकी फिर सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को बुला लेते हैं। कौन? रासबिहारी बोस। कहाँ पर? जापान। दूसरा कथन दे रखा है दोस्तों, 4 जुलाई 1943 को सुभाष बाबू ने लीग और INA को अपने हाथ में ले लिया, बिल्कुल राइट। कब? 4 जुलाई 1943 को, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। सुभाष बाबू ने INA को समाप्त किया? नहीं। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष बाबू के नेतृत्व में, बिल्कुल सत्य बात है। INA को समाप्त नहीं किया दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जब फटेंगे आज़ाद हिंद फौज, जो सेकंड पार्ट था वहाँ पर जानदार तरीके से हम करने वाले हैं। रासबिहारी बोस को जापान सरकार ने कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? रासबिहारी बोस को जापान सरकार ने कौन सा सम्मान प्रदान किया? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, तो जापान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जापान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान से सम्मानित किया गया था। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? रासबिहारी बोस की मृत्यु हो गई थी दोस्तों 21 जनवरी 1945 को। इसके 2 साल बाद हम दोस्तों हम आज़ाद हुए थे, सॉरी 1945, 21 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। वही बात करें दोस्तों इनकी पुस्तक, बुक के से क्वेश्चन आता है आपका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मोस्ट बुक आपकी पूछी जाती है आपकी, ठीक है। न्यूज ऑफ एशियन, प्रमुख बुक थी आपकी पैनोरामिक न्यूज ऑफ एशियन रिवॉल्यूशन। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें विट एंड ह्यूमर ऑफ इंडिया, इंडिया अपसेट, ये भी इनकी पुस्तक थी। स्टोरी ऑफ इंडियन, जो इनकी प्रमुख पुस्तक थी दोस्तों, जो बार बार आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये था आपका रासबिहारी बोस दोस्तों। ये टेस्ट आपका हो चुका है। टेस्ट कहाँ पर हुआ दोस्तों? अपनी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है दोस्तों आपके PAP बाय DK सर। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के अंदर बताना। PAP बाय DK सर, ये आपका प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, अपना एनालिसिस कर सकते हो, साथ साथ अपने साप्ताहिक टेस्ट के माध्यम से, रिवीजन टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को भी मजबूत बना सकते हो। ये ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है यदि आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते हो तो, क्योंकि आप कंटिन्यू फॉलो करोगे तभी आपका ऐप इंपॉर्टेंट होगा, यानी आपका कंटेंट मजबूत होगा, आपकी तैयारी मजबूत होगी, आपकी MCQ प्रैक्टिस मजबूत होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप थ्योरी चाहे 20 बार पढ़ लो चाहे 10 बार पढ़ लो, जब तक MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे थ्योरी बहुत कम याद होगी। तो इसी साथ इस क्लास शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।